हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कृष्णा लॉ क्लासेस। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स ऑफ 2022। ये हम देखेंगे 1 जून 2021 से 10 मई 2022 तक का करंट अफेयर्स, जो कि वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ यूपी, एपीओ एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। सो लेट्स इनिशिएट द क्लास। तो पहले हम राष्ट्र परिदृश्य देख लेते हैं। तो देश की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक घटनाओं में विभिन्न मंत्रालयों की घटनाओं पर नज़र डालेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है, अटल न्यू इंडिया चैलेंज 2.0। तो क्या है अटल न्यू इंडिया चैलेंज 2.0? तो अटल इनोवेशन मिशन भारत सरकार की एक अग्रणी पहल है। ठीक है, जो अटल इनोवेशन मिशन है, क्या है वह भारत सरकार की एक अग्रणी पहल है, जिसका उद्देश्य देश में नवाचार एवं उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देना है। ठीक है, तो क्या ये भारत सरकार अटल इनोवेशन मिशन यानी कि एम भारत सरकार की अग्रणी पहल है, जिसका उद्देश्य क्या है, देश में नवाचार एवं उद्यमिता यानी एंटरप्रेन्योरशिप की संस्कृति को बढ़ावा देना है। इस पहल को वर्ष 2016 में स्थापित किया गया था। ठीक है, ये पूछा जा सकता है कब से स्टार्ट हुई है, 2016 से। ठीक है, अटल न्यू इंडिया चैलेंज 2.0 और एम के तहत ही अटल टिंकरिंग लैब यानी ATL कार्यक्रम को लॉन्च किया गया। ये पूछ लिया जाता है कि जो ATL यानी अटल टिंकरिंग लैब है कार्यक्रम, ये किसके अंतर्गत लॉन्च किया गया था, किसके तहत? तो एम के तहत। ठीक है, और अटल देश भर के स्कूलों में स्थापित एक ऐसा कार्यस्थल है, ऐसा वर्क स्पेस है, जहाँ युवा अपने विचारों को एक आकार दे सकते हैं एवं नवाचार कौशल सीख सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट इस पर कुछ स्मरणीय तथ्य हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, वो देखेंगे। तो 28 अप्रैल 2022 को अटल न्यू इंडिया चैलेंज के सेकंड संस्करण, जो द्वितीय संस्करण है, उसके चरण फर्स्ट यानी फेज़ 1 को लॉन्च किया गया। कब? 28 अप्रैल 2022 को अटल न्यू इंडिया चैलेंज के सेकंड संस्करण के फर्स्ट फेज़ को लॉन्च किया गया था। और ज्ञातव्य है कि ANIC 1.0 को वर्ष 2018 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, ये पूछा जा सकता है एनी 1.0 को वर्ष कौन से वर्ष में लॉन्च किया गया था? 2018 में। अटल न्यू इंडिया चैलेंज अटल इनोवेशन मिशन का ही एक पहल है। ठीक है, जो अटल न्यू इंडिया चैलेंज है, अटल इनोवेशन मिशन की ही एक पहल है, और यह पहल एक अनुवाद आधारित तंत्र के माध्यम से नवोन्मेषकों को सहयोग प्रदान करने हेतु लक्षित है। ठीक है, यह पहले एक अनुदान आधारित तंत्र के माध्यम से नवोन्मेषकों को सहयोग प्रदान करने हेतु लक्षित है, जिससे वे राष्ट्रीय महत्व तथा सामाजिक औचित्य के क्षेत्रों में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों पर आधारित उत्पादों समाधानों को सृजित कर सकें। ठीक है, एनी को निम्न 5 मंत्रालयों की भागीदारी में लॉन्च किया गया है। सबसे पहले जल शक्ति मंत्रालय, रेल मंत्रालय, कृषि एवं किसान मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। मतलब इन लोगों की इनकी भागीदारी है, जो मंत्रालय है, इनकी भागीदारी के तहत एनी को लॉन्च किया गया है। किसके? जल शक्ति मंत्रालय, रेल मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय। ठीक है, तो कितने हैं? टोटल 5 मंत्रालय हैं जिनके तहत इसे लॉन्च किया। एनिक 2.0 का चरण 1 7 क्षेत्रों में विभक्त है और 18 चुनौतियों पर आधारित होगा। ये क्षेत्र है ई मोबिलिटी, सड़क परिवहन, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी एवं अनुप्रयोग। ठीक है, स्वच्छता प्रौद्योगिकी, चिकित्सा यंत्र एवं उपकरण, अपशिष्ट प्रबंधन और कृषि। अटल इनोवेशन मिशन का विस्तार कहाँ तक है? तो 8 अप्रैल 2022 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अटल इनोवेशन मिशन यानी एम को मार्च 2023 तक जारी रखने की मंजूरी प्रदान की है। ठीक है, जो अटल इनोवेशन मिशन है, ये 8 अप्रैल 2022 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अटल इनोवेशन मिशन को मार्च 2023 तक जारी रखने की भी मंजूरी दे दी है। मतलब इसको बढ़ा दिया है, इसका विस्तार कर दिया गया है 23 मार्च 2023 तक। ठीक है, एम द्वारा प्राप्त किए जाने वाले अभिष्ट लक्ष्य हैं कौन कौन से? 10,000 अटल टिंकरिंग लैब यानी ATL की स्थापना करना, 101 अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स AIC की स्थापना करना, और 50 अटल सामुदायिक नवाचार केंद्रों की स्थापना करना। अटल न्यू इंडिया चैलेंजेस के माध्यम से 200 स्टार्टअप्स को सहायता प्रदान करना है। ठीक है, एम का उद्देश्य क्या क्या? 10,000 अटल टिंकरिंग लैब और 101 अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स
सेंटर्स की स्थापना, और 50 अटल सामुदायिक नवाचार केंद्रों की स्थापना करना, अटल न्यू इंडिया चैलेंजेस के माध्यम से 200 स्टार्टअप्स की सहायता प्रदान करना। अब आ जाते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, रायसीना संवाद 2022। तो रायसीना संवाद भारत का प्रमुख वार्षिक भू राजनीतिक और भू आर्थिकी सम्मेलन है। यह एक बहुपक्षीय सम्मेलन है, ठीक है। तो यह वार्षिक भू राजनीतिक और भू आर्थिकी सम्मेलन है, और यह एक बहुपक्षीय सम्मेलन है जो वैश्विक समुदाय के समक्ष उपस्थित चुनौतियों पर विचार का आदान प्रदान करता है। किसके? वैश्विक समुदाय के समक्ष जो चुनौतियाँ आती हैं उन पर विचारों का आदान प्रदान करना इसका काम है। और ज्ञातव्य है कि रायसीना संवाद के पहले 6 संस्करण सफलतापूर्वक क्रमशः 2016, 17, 18, 19, 20 और 21 में आयोजित हो चुके हैं। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। तो 25 और 27 अप्रैल 2022 के मध्य रायसीना संवाद का आयोजन संपन्न हुआ, ठीक है। कब? 25 से 27 अप्रैल, डेट पूछ ली जाती है, इंपॉर्टेंट है। यह संवाद का कौन सा 7वां संस्करण था, ठीक है। और इस वर्ष इस संवाद का आयोजन व्यक्तिगत प्रारूप में यानी इन पर्सन फॉर्मेट में किया गया। वर्ष 2021 में यह संवाद कोविड-19 महामारी के कारण आभासी प्रारूप में आयोजित किया गया था, ठीक है। 2021 में संवाद कोविड-19 के कारण आभासी यानी वर्चुअल फॉर्मेट में किया गया था, पूछ लिया जाएगा 2019 में, ठीक है। उल्लेखनीय है कि इस कार्यक्रम का आयोजन ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन यानी ORF तथा भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है, ठीक है। ORF द्वारा और भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा। वर्ष 2022 के संस्करण का केंद्रीय विषय यानी थीम थी टेरा नोवा, इम्पेशेंट एंड इम्परेट, ठीक है। टेरा नोवा यानी कि इम्पेशेंट, इम्पेटेंट एंड इम्परेट। तो 25 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रायसीना संवाद 2022 का उद्घाटन किया। पूछ लिया जाए किसने किया था, तो हमारे PM नरेंद्र मोदी जी ने किया था। यूरोपीय आयोग की अध्यक्षता उर्सुला वॉन डेर लेयन। उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल रही कौन? यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष कौन? उर्सुला वॉन डेर लेयन, ठीक है। उद्घाटन सत्र की मुख्य अतिथि रही है उर्सुला वॉन डेर लेयन। और 3 दिवसीय संवाद के दौरान 6 विषयगत स्तंभों पर कई प्रारूपों में पैनल यानी चर्चाएं आयोजित की गई हैं। और 6 विषयगत स्तंभ हैं। लोकतंत्र पर पुनर्विचार, व्यापार, तकनीक और विचारधारा, ठीक है। इसके जो 6 स्तंभ में लोकतंत्र पर पुनर्विचार, व्यापार, तकनीक और विचारधारा है पहला। दूसरा है बहुपक्षवाद का अंत, एक नेटवर्क वैश्विक व्यवस्था, जल फोकस और हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांत ज्वार, ठीक है। और समुदाय इंक, स्वास्थ्य, विकास और ग्रह के लिए प्रथम उत्तरदाता, हरित संक्रमण प्राप्त करना, सामान्य अनिवार्य अलग अलग वास्तविकताएं, और सैमसद बनाम गोलियत यानी लगातार और अथक तकनीकी युद्ध। इस वर्ष रायसीना संवाद के पार्श्व कार्यक्रमों का आयोजन बर्लिन एवं वाशिंगटन DC में किया गया है। इस वर्ष रायसीना संवाद में स्वीडन के पूर्व प्रधानमंत्री कार्ल बिल्ड्स, कनाडा के पूर्व PM स्टीफन हार्पर, मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद और ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री एंथनी अबॉट की भी उपस्थिति रही। वर्ष 2022 के संस्करण में 90 से अधिक देशों एवं बहुपक्षीय संगठनों के 210 से अधिक वक्ताओं ने हिस्सा लिया। और उल्लेखनीय है कि रायसीना संवाद सिंगापुर के शांग्री-ला संवाद से प्रेरित है। अब आ जाते हैं प्रधानमंत्री जी की जम्मू कश्मीर की यात्रा। तो यात्राएं बहुत पूछी जाती हैं PM की। तो 24 अप्रैल 2022 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस समारोह में भाग लेने के उद्देश्य से PM नरेंद्र मोदी जम्मू एवं कश्मीर की यात्रा पर रहे, ठीक है। 22 अप्रैल 2024 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस समारोह पर भाग लेने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर की यात्रा पर रहे। जम्मू कश्मीर की सांबा जिले स्थित पल्ली पंचायत से उन्होंने देश भर की ग्राम सभाओं को संबोधित किया। तो ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर? जम्मू कश्मीर के सांबा जिले में स्थित कौन सी? पल्ली पंचायत, ठीक है। इस यात्रा के दौरान इन्होंने लगभग 2000 करोड़ रुपए लागत वाले विभिन्न विकास पहलों का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया। इसी दिन मुंबई में प्रधानमंत्री को भारत रत्न तथा लता मंगेशकर की स्मृति में स्थापित प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड प्रदान किया गया। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। देखो यहाँ से मीन्स का तो क्वेश्चन बनता ही, क्योंकि टॉपिक वाइज है, और प्री के भी यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी निकल रहे हैं। तो ये पूछ लिया जाएगा कि
जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, इन्हें कौन सा पुरस्कार दिया गया? तो प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड दिया गया। या फिर ये पूछ लिया जाएगा कि प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड किसे दिया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया। और किसकी स्मृति में? तो लता मंगेशकर जी की स्मृति में दिया गया था। कब दिया गया था? तो 24 अप्रैल को जब वे जो पल्ली पंचायत से देश भर की ग्राम सभाओं को संबोधित कर रहे थे, तब जम्मू कश्मीर यात्रा के दौरान। तो स्मरणीय तथ्य हैं इसके, इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं। बनिहाल कांजी गुंड सड़क सुरंग, जम्मू कश्मीर प्रधानमंत्री ने बनिहाल कांजी गुंड सड़क सुरंग का उद्घाटन किया। इसका निर्माण लगभग 3100 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। इस सुरंग की लंबाई 8.45 किलोमीटर है। यह सुरंग सड़क मार्ग से बनिहाल एवं काजीगुंड के बीच की दूरी को 16 किलोमीटर तक कम कर देगी, जबकि यात्रा में लगने वाला समय लगभग 1.5 घंटे कम हो जाएगा। ठीक। उल्लेखनीय है कि यह एक दोहरी ट्यूब सुरंग है, ट्विन ट्यूब टनल है। रतले जल विद्युत परियोजना, जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री जी ने रतले जल विद्युत परियोजना का शिलान्यास किया और इस परियोजना की क्षमता 850 मेगावाट है। यह परियोजना किश्तवाड़ जिले में चुनाव नदी पर निर्मित की जाएगी। यह एक रन ऑफ द रिवर परियोजना है। और क्वार जल विद्युत परियोजना, यह जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री ने क्वार जल विद्युत परियोजना का भी शिलान्यास किया और इस परियोजना की क्षमता 540 मेगावाट है। यह परियोजना भी किश्तवाड़ जिले में चुनाव नदी पर निर्मित की जाएगी। और यह परियोजना मेसर चुनाव वैली पावर प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा क्रियान्वित की जाएगी। इस परियोजना से प्रतिवर्ष 1975.54 मिलियन यूनिट बिजली पैदा होने की संभावना है। ठीक। रतले एवं क्वार दोनों ही परियोजनाएं इस क्षेत्र में बिजली की ज़रूरतों को पूरा करने में योगदान देंगी। और दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे संघ यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे के 3 रोड पैकेजों का शिलान्यास किया। और इस एक्सप्रेसवे की लंबाई 669 किलोमीटर है। और इस एक्सप्रेसवे के माध्यम से दिल्ली से अमृतसर और दिल्ली से कटरा की यात्रा में लगने वाला समय अब आधा हो जाएगा। और यह ग्रीनलैंड एक्सप्रेसवे प्रमुख सिख धार्मिक स्थलों यथा सुल्तानपुर लोधी, गोइंदवाल साहिब, खडूर साहिब और तरन तारा और कटरा स्थित वैष्णो देवी की पवित्र हिंदू मंदिर को आपस में जोड़ेगा। ठीक है। दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे, यह एक्सप्रेसवे हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर के प्रमुख आर्थिक केंद्रों तथा अम्बाला, चंडीगढ़, मोहाली, संगरूर और पटियाला, लुधियाना, जालंधर, कपूरथला, कठुआ और सांबा को भी आपस में जोड़ेगा। और अमृत सरोवर, यह सद्य यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने जल निकायों यानी वाटर बॉडीज का कायाकल्प सुनिश्चित करने के उद्देश्य अमृत सरोवर नामक एक नई पहल का भी शुभारंभ किया। इस पहल का उद्देश्य देश के प्रत्येक जिले में 75 जल निकायों का विकास एवं कायाकल्प करना है। प्रत्येक अमृत सरोवर का तालाब क्षेत्र प्रत्येक अमृत सरोवर का तालाब क्षेत्र न्यूनतम 1 एकड़ होगा और इनकी जलधारा क्षमता लगभग 10,000 क्यूबिक मीटर होगी। प्रत्येक जिले में न्यूनतम 75 अमृत सरोवरों के साथ देश भर में कुल लगभग 50,000 अमृत सरोवरों का निर्माण कायाकल्प किया जाएगा। और भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इंफॉर्मेटिक्स नेशनल द्वारा विकसित अमृत सरोवर पोर्टल एवं मोबाइल ऐप का प्रयोग जिलों में मिशन अमृत सरोवर की प्रगति प्रदर्शन का पता लगाने में किया जाएगा। सभी अमृत सरोवरों के निर्माण कार्यकल्प को अमृत वर्ष की समाप्ति अर्थात 15 अगस्त 2023 तक पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अमृत सरोवर सतह एवं भूमिगत दोनों पर जल की उपलब्धता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। भारत का पहला अमृत सरोवर उत्तर प्रदेश के रामपुर की ग्राम पंचायत पटवाई में बनकर तैयार हुआ। इम्पोर्टेंट है, ये देख लीजिएगा। तो पल्ली के बारे में देखते हैं। तो पल्ली देश की प्रथम कार्बन तटस्थ पंचायत है। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा पल्ली पंचायत में 20 दिन के रिकॉर्ड समय में एक सौर ऊर्जा की स्थापना की गई, सौर संयंत्र की स्थापना की गई है। और 500 kV का यह सौर संयंत्र 6408 वर्ग किलोमीटर के कुल क्षेत्र में स्थापित किया गया है। यह संयंत्र इस पंचायत में स्थित 340 घरों को स्वच्छ विद्युत एवं प्रकाश उपलब्ध कराएगा। इस प्रकार पल्ली पंचायत भारत सरकार के ग्राम ऊर्जा स्वराज कार्यक्रम के अंतर्गत पहली कार्बन तटस्थ पंचायत बन जाएगी। उल्लेखनीय है कि भारत सरकार द्वारा देश को वर्ष 2070 तक कार्बन तटस्थ बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अब आ जाते हैं हरित हाइड्रोजन संयंत्र। प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत
के दृष्टिकोण को पूरा करने की दिशा में ऑयल इंडिया लिमिटेड ने 20 अप्रैल को 2022 को असम के जोरहाट में भारत के पहले 999% शुद्ध हरित हाइड्रोजन पायलट संयंत्र की शुरुआत की है। ठीक है, और इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, संयंत्र को 3 माह के रिकॉर्ड समय में शुरू किया गया है और संयंत्र की स्थापित हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता प्रतिदिन 10 किलोग्राम है। गौरतलब है कि संयंत्र से भविष्य में हरित हाइड्रोजन का उत्पादन 10 किलोग्राम प्रतिदिन से बढ़ाकर 30 किलोग्राम प्रतिदिन होने की उम्मीद है। इस संयंत्र द्वारा 500 किलोवाट की अनाइन एक्सचेंज मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोलाइजर सारणी का प्रयोग किया जाता है। ध्यातव्य है कि इन तकनीक का उपयोग करने वाला यह भारत का पहला संयंत्र है। ठीक, हरित हाइड्रोजन हवा या सौर ऊर्जा जैसी अक्षय ऊर्जा का उपयोग करके उत्पादित हाइड्रोजन गैस को कहते हैं। ठीक है, जिसको हाइड्रोजन हवा और सौर ऊर्जा जैसी जो अक्षय ऊर्जा होती है उनका उपयोग करके उत्पादित हाइड्रोजन गैस को कहते हैं। इसमें ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन नहीं होता है। इसके अलावा यह जलने पर कार्बन डाइऑक्साइड के भी उत्सर्जन नहीं करती है। यह जीवाश्म ईंधन का बेहतर विकल्प हो सकता है। इसका उपयोग परिवहन, बिजली उत्पादन और औद्योगिक गतिविधियों में ईंधन के रूप में किया जा सकता है। आ जाते हैं स्मार्ट सिटी स्मार्ट शहरीकरण 2022। तो स्मार्ट सिटीज मिशन यानी SCM एक केंद्र प्रायोजित परिवर्तनकारी मिशन है जिसका उद्देश्य स्मार्ट और समाधानों के अनुप्रयोग के माध्यम से अपने नागरिकों को मूल अवसंरचना, स्वच्छ एवं सतत पर्यावरण आदि उपलब्ध कराने वाले शहरों को बढ़ावा देना है। इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 25 जून 2015 को की गई थी और 18 से 20 अप्रैल 2022 तक सूरत, गुजरात में स्मार्ट सिटी स्मार्ट शहरीकरण सम्मेलन का आयोजन सूरत स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन डेवलपमेंट लिमिटेड के साथ मिलकर भारत सरकार के आवासन और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा किया गया। इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसके कार्यक्रम के दौरान शहरी आउटकम संरचना 2022 का विमोचन किया गया। इसमें ईज ऑफ लिविंग, नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक, डाटा परिपक्वता और जलवायु स्मार्ट शहरों का आकलन ढांचा शामिल है। स्मार्ट सिटी मिशन और विश्व आर्थिक मंच द्वारा शहरी परिवर्तन पर सहयोग के लिए वर्चुअल हब का शुभारंभ किया गया। इसके साथ ही शहरों के लिए एकीकृत डाटा पोर्टल MPL लाइफाई लॉन्च किया गया। कार्यक्रम में इंडिया स्मार्ट सिटीज़ अवार्ड्स प्रतियोगिता 2020 के पुरस्कार विजेताओं को भी सम्मानित किया गया। आईसेक 2020 में सूरत और इंदौर मध्य प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ शहर जबकि उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार प्रदान किया गया। ठीक है, इंदौर और सूरत और इंदौर सर्वश्रेष्ठ शहर जबकि उत्तर प्रदेश सर्वश्रेष्ठ राज्य। परियोजना पुरस्कार विषयवार विजेता है। तो सामाजिक पहलू तिरुपति, भुवनेश्वर और तुमकुरू, प्रशासन वडोदरा, ठाणे, भुवनेश्वर, संस्कृति इंदौर और चंडीगढ़, ग्वालियर, शहरी पर्यावरण भोपाल और चेन्नई, तिरुपति, स्वच्छता में तिरुपति और इंदौर, सूरत। अर्थव्यवस्था में इंदौर, तिरुपति और आगरा। निर्मित पर्यावरण इंदौर, सूरत, इरोड, जल देहरादून और वाराणसी, सूरत। ICCC का सतत बिजनेस मॉडल अगरतला। शहरी गतिशीलता औरंगाबाद, सूरत और अहमदाबाद। नवाचार पुरस्कार इंदौर। ठीक है, और कोविड नवाचार पुरस्कार कल्याण, डोंबिवली और वाराणसी। कोविड नवाचार पुरस्कार राउंड 1 चेन्नई, बेंगलुरु और सहारनपुर। ठीक है, राउंड 1 में चेन्नई को मिला, राउंड 3 में बेंगलुरु को मिला, राउंड 4 में सहारनपुर को कोविड नवाचार पुरस्कार। ठीक है, चेन्नई, बेंगलुरु, सहारनपुर। सिटी पुरस्कार ओवरऑल विजेता इंदौर और सूरत हैं। राज्य पुरस्कार उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, फिर तमिलनाडु। केंद्र शासित प्रदेश पुरस्कार चंडीगढ़, जो केंद्र शासित प्रदेश में चंडीगढ़ फर्स्ट है। और स्मार्ट सिटीज़ लीडरशिप पुरस्कार अहमदाबाद को मिला फर्स्ट और फिर वाराणसी और फिर रांची। ठीक है, जो स्मार्ट सिटी है अहमदाबाद, वाराणसी और रांची है। ठीक है, तो जो आपको जिसमें इम्पोर्टेंट याद रखना है, सिटी पुरस्कार में इंदौर, सूरत। राज्य पुरस्कार उत्तर प्रदेश और उसके बाद मध्य प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़। स्मार्ट सिटीज़ लीडरशिप अहमदाबाद, वाराणसी और रांची। कोविड नवाचार पुरस्कार इम्पोर्टेंट है चेन्नई, बेंगलुरु, सहारनपुर। ठीक है,
ये राउंड वाइज विजेता थे। और कोविड नवाचार पुरस्कार में कल्याण, डोंबिवली और वाराणसी को मिला था। नवाचार पुरस्कार सिर्फ ओनली नवाचार इंदौर को मिला था। ठीक है। शहरी गतिशीलता औरंगाबाद, सूरत और अहमदाबाद। ICCC का सतत बिजनेस मॉडल अगरतला को मिला। जल में देहरादून और वाराणसी, सूरत उसके बाद। ठीक है, तो यही इंपॉर्टेंट थे। आवाज देते हैं। सांबा 100% गोल्डन सेहत कार्ड पंजीकरण वाला पहला जिला बना है। ठीक है, तो 23 सितंबर 2018 को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लॉन्च किया गया। ठीक है, और यह सरकार द्वारा वित्त पोषित विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना है। इसके तहत अस्पतालों में द्वितीयक व तृतीयक स्वास्थ्य सेवा लाभ हेतु प्रति वर्ष प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाता है। यह पूर्णतः नकद रहित एवं कागज रहित योजना है। इस योजना के तहत परिवार के आकार, आयु या लिंग की कोई बाध्यता नहीं है। इस योजना के तहत लाभार्थी परिवारों की पहचान वर्ष 2011 की आर्थिक, सामाजिक, जाति जनगणना से चुनिंदा, वंचित एवं व्यावसायिक मानदंडों के आधार पर की जाती है। इसकी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। 22 अप्रैल 2022 का सांबा जिला आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत योजना के तहत 100% परिवार को आच्छादित करने वाला देश का पहला जिला बन गया है। ज्ञातव्य है कि सांबा जिला केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की जम्मू डिवीजन में स्थित है। और सांबा जिले ने यह उपलब्धि राज्य स्वास्थ्य एजेंसी SHA द्वारा जम्मू कश्मीर की सभी जिलों में 11 से 21 अप्रैल 2022 के मध्य आयोजित गोल्डन कार्ड पंजीकरण अभियान के दौरान प्राप्त की। सांबा जिले में निवासित प्रत्येक परिवार अब ABPM जय सेहत योजना के अंतर्गत आच्छादित हो गया है। इस प्रकार सांबा 100% गोल्डन सेहत कार्ड पंजीकरण वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो आज के लिए इतना ही। हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में इस तरह से टॉपिक वाइज देखेंगे। उसके बाद हम फिर 1 लाइनर, उसके बाद ऑब्जेक्टिव करेंगे। ठीक है, तो आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है। डेली जो रेगुलर वीडियोज़ आएंगी सबको अटेंड करना है, ताकि आपकी APO की ये अदर जुडिशरी एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से हो सके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।